नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो पिछले 7 साल से तमाम लोगों के जहन में है, लेकिन कोई इसके ऊपर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। 7 साल पहले जब ये मुद्दा उठा था तब भी मैंने कई चैनलों के सामने इस बात को स्वीकारा था और आज भी इस मुद्दे को हम उठा रहे कि आखिर निर्दोष साध्वी प्रज्ञा की रिहाई कब होगी। मोदी सरकार शपथ ले रही है और इसके साथ ही देश के तमाम राष्ट्रवादी लोगों के मन में ये इच्छा, अपेक्षा और सवाल है कि आखिर 7 सालों में जिनके ऊपर एक आरोप पत्र दाखिल नहीं हो सका, ऐसे व्यक्ति को जेल में सड़ाया जा रहा है, आखिर यह व्यक्ति बाहर कब आएगी। बिंदास में भी यही सवाल है और देश के साथ साथ सरकार को हम इस जनता की इच्छा से, अपेक्षाओं से, सवालों से, भावनाओं से और अभिव्यक्ति से अवगत कराना चाहते हैं और इसलिए आज का बिंदास ये हमने आपके सामने रखा है। हम आशा करते हैं कि हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी आप बेखौफ होकर अपनी बात को रखेंगे और आज के बिंदास में हम साध्वी प्रज्ञा को न्याय देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। साध्वी प्रज्ञा की रिहाई कब? क्या गुनाह है साध्वी प्रज्ञा का? क्यों किया जा रहा है साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित? क्यों रखा जा रहा है साध्वी प्रज्ञा को जेल में? किसने की साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ साजिश? वंदे मातरम की यह ताल लंबे समय से देशवासियों को नई ऊर्जा दे रही है। हिंदू संस्कारों में पली बढ़ी साध्वी प्रज्ञा को भी अपने वतन और यहाँ के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसकी कीमत उन्हें आज तक चुकानी पड़ रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता को पालने पोसने वाली यूपीए सरकार के नुमाइंदों को ये रास नहीं आ रहा था। एक समुदाय विशेष के लोगों पर बार बार आतंकी घटनाओं में संलिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। शातिराना अंदाज में उन्होंने भगवा आतंकवाद का सिद्धांत गढ़ डाला और इस सिद्धांत को स्थापित करने का हथियार बना एटीएस। पहली शिकार बनी साध्वी प्रज्ञा। 2006 में मालेगांव बम विस्फोट का सारा दोष उसके सिर मढ़ दिया गया। बाद में उन्हें सुनील जोशी हत्याकांड में भी फंसा दिया। मैं सन्यासी हूँ, ऐसी कोई साजिश नहीं करती। मैं राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्त हूँ। देश के लिए जीना और मरना जानती हूँ। तकरीबन 6 साल पहले साध्वी प्रज्ञा को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। पहले उसे मुंबई पूछताछ के लिए बुलाया गया, फिर लंबे समय तक उसे अज्ञात स्थान पर हिरासत में रखा गया। इस दौरान उसके साथ बदसलूकियां और मारपीट की जाती रही। उसे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई और फिर उसे दुनिया के सामने एक भगवा आतंकी के तौर पर पेश किया गया और देश में भगवा आतंकवाद का प्रचार जोर शोर से किया जाने लगा। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। एटीएस अधिकारियों के हाथों प्रताड़ित होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने जेल से एक खत भी लिखा था, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया था। मैं कानून की धाराएं नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने हमेशा एक राष्ट्रभक्तिपूर्ण, संवैधानिक नियम अनुसार जीवन जिया है, अभी भी जी रही हूँ। आज तक मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मुझे मुंबई एटीएस ने जबरन इस प्रकरण में फंसाया है। देश सेवा का व्रत लेने वाली साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश के एक जेल में बंद है। एटीएस की मार से उनका शरीर नाकाम हो चुका है। वो व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। कैंसर ने भी उन्हें बुरी तरह से जकड़ लिया है। ऐसे में पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, साध्वी प्रज्ञा की रिहाई कब होगी? आलोक नंदन, सुदर्शन न्यूज। तो
ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको हमेशा की तरह बेखौफ होकर बोलना है, क्योंकि मुद्दा आपसे, हमसे, हमारे इस देश से जुड़ा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा का आखिर दोष केवल क्या था कि वो भगवा कपड़ा पहनती थी, और तब पकड़े जाने वाले सारे आतंकी मुसलमान ही क्यों है? ऐसा जब पूछा जाता था तो काउंटर में किसी न किसी को खड़ा करने की आवश्यकता थी। वो खड़ा करने का काम किसी न किसी चेहरे के ऊपर जबरन आरोप मढ़कर करना था, और उस समय आरोप में, उस शिकंजे में आ गई थी साध्वी प्रज्ञा। बस उतना कसूर था कि उनकी जीवन शैली इतनी प्रभावित करने वाली थी, उनकी भाषण शैली इतनी आक्रामक थी कि सुनने वाले रोंगटे खड़े हो जाते थे, और ना केवल उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो अपने आप को खड़ा करते थे भारत माता के रक्षा के लिए। ऐसे एकदम प्रभावी व्यक्तिमत्व की व्यक्ति को अगर फंसाया जाएगा और खास करके उसके भगवे कपड़े रहेंगे तो काउंटर किया जाएगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, ऐसा दिखाने के लिए साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया, ऐसा आरोप लगता आ रहा है। इसके पीछे दिग्विजय सिंह का दिमाग होने की भी बात कही जाती है, क्योंकि इस प्रकार का काउंटर करने का कुतर्क केवल दिग्विजय सिंह ने ही सबसे ज्यादा बार दिया था, और ओमी मध्य प्रदेश से थे और साध्वी भी मध्य प्रदेश से थी। ऐसे में यह इतना बड़ा षड्यंत्र एक ऐसे व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ लगा गया जो चाहे तो अपने सुंदरता के बल पर खुशनसीब जीवन जी सकती थी, परिवार कर सकती थी, शादी बना सकती थी, बच्चे पैदा कर सकती थी, कोई पूछता नहीं। लेकिन सब कुछ छोड़कर धर्म के लिए जिसने त्याग किया, उसके त्याग पर इतना बड़ा कुठाराघात किया, लेकिन फिर भी हिंदू समाज चुप बैठा, शांत बैठा, कुछ नहीं कर रहा है। और इसलिए बार बार हमने इस मुद्दे को उठाया, आज नए सरकार के सामने फिर उठा रहे। आइए जरा कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार भाई साहब। बोलिए। हरिओम। मैं आपसे ये कह रही थी, आप कह रहे हो कि इतने साल से कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी प्रज्ञा दीदी को जेल में रखा हुआ है। सबूत तो तब मिले क्योंकि अगर इन्होंने फंसाया ही द्वेषपूर्ण से है, तो द्वेष का तो कोई सबूत मिलेगा ही नहीं ना आपको कभी भी। द्वेषपूर्ण हिंदू साधु संतों को ये फंसा रहे हैं, तो सबूत तो मिलेगा भी नहीं। मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि भी आप प्रज्ञा दीदी को जल्दी से रिहा करवा के इनको अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाएं, तभी हमें अच्छा लगेगा कि भी मोदी जी कुछ हिंदू साधु संतों के लिए कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। ये मेडिकल ट्रीटमेंट की बात जो हमारे स्कॉलर भगिनी ने कही, क्या आप जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा की शारीरिक स्थिति क्या है? एक समय योग और साधना के बल पर अपने आप को बिल्कुल निरोगी रखने वाली साध्वी, जब इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया तो भी इनके मुंह से एजेंसी कुछ भी नहीं निकलवा पाई। इनके शरीर में केमिकल डालकर इनको बेहोश किया गया, उल्टे सीधे सवाल पूछने के प्रयास किए गए, एक भी बात इनके मुंह से नहीं निकली। कुछ किया ही नहीं था तो निकलता क्यों? और ये भी साबित हो गया कि इनकी योग विद्या इतनी प्रबल है कि ये कोई भी इनके मुंह से गलत बात को नहीं उगलवा सकता। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति आज ये है कि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, उनको उसके लिए व्हीलचेयर चाहिए होती है, किसी का सहारा चाहिए होता है। इतनी खराब स्थिति क्यों कहेगी? आपके सामने अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सर, मैं धारणा चंद्रा नवापारा छाल से बोल रही हूँ और मैं 10th की स्टूडेंट हूँ। हाँ। और सर मेरे ख्याल से प्रज्ञा जी की रिहाई 7 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। जब उन पर कोई आरोप ही नहीं है, उनके आरोप साबित ही नहीं हुए हैं, तो उनको जेल में रखने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया होगा, और जिसके कारण उन्हें रिहा कर दिया गया होगा। धन्यवाद। जो बात मैं आपको बता रहा था उनके बीमारी की, ऐसा कहा जाता है कि जब वो नासिक में बीमार पड़ी थी, नासिक के जेल में थी, उनको अर्जेंसी में बड़े हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता थी। ऐसे समय में उनको नासिक जेल से मुंबई लेके जाने के लिए एम्बुलेंस तब अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि नासिक का जो जिला अस्पताल है उसकी जर्जर हालत में बंद पड़ी हुई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। तो क्या आप जानते हैं इस देश के इतनी जानी मानी हस्ती साध्वी प्रज्ञा को 407 नाम का जो टेम्पो आता है, उस टेम्पो में पीछे एक गद्दा डालकर उस पर छुलाया गया। बीमारी थी पेट की, पीठ की, जिसका स्पाइनल का प्रॉब्लम इनका बढ़ गया था और इसके लिए नासिक में ट्रीटमेंट नहीं हो सकती थी, मुंबई में लेकर जाना जरूरी था। तो इनको एक टेम्पो में पीछे एक गद्दे पर सुलाया गया। और टेम्पो और नासिक से मुंबई लेकर जाने का सड़क की हालत ऐसी खराब थी कि नर्स भी उनके साथ में पीछे नहीं बैठी, वो भी ड्राइवर के साथ आगे बैठी।
जहां पीछे नर्स नहीं बैठ सकती थी, ऐसे टेम्पो में साध्वी प्रज्ञा को लिटाकर मुंबई लेके जाया गया, जो 4 घंटे का सफर है, 200 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? अगले कॉलर। जय हिंद। जी सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हिमांशु बोल रहा हूँ अमेरिका से। इस मुद्दे पर मैं कुछ बातें समक्ष रखना चाहता हूं, जिससे और मुद्दा आपका प्रबल हो पाएगा। साध्वी के पिता तक की अंत्येष्टि में उन्हें जाने देने के लिए इतना नाटक इस कांग्रेस और एंटी हिंदू सरकार ने किया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए और भर्त्सना की जाए कम है। इटालियन नाविक जो कि हमारे देश के नागरिकों को मार करके चले जाते हैं, उन्हें क्रिसमस मनाने के लिए 2 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाती है, उन्हें वोट डालने के लिए स्पेशल छुट्टी दी जाती है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसे निर्दोष लोगों को अंत्येष्टि तक में जाने के लिए इनको छुट्टी देने में मौत आती है कांग्रेस और एंटी हिंदू लोगों को। मुस्लिम जो कि रेप किए बॉम्बे के अंदर, उनको मुलायम कहता है कि इन बच्चों से गलती हो गई, इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर इन्हीं के घर की बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या मुलायम सिंह यही बात कहते? धन्यवाद। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साध्वी प्रज्ञा जैसी निर्दोष व्यक्ति है, उनको कई साल तक, हाँ, साध्वी प्रज्ञा जैसी जो निर्दोष व्यक्ति है, उनको कई साल तक ऐसे अंदर रखा है, और जिनका उनके बारे में जितना हमने सुना है, पढ़ा है, वो एक सन्यासिनी है और उन्हें तुरंत बाहर निकालना चाहिए। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हैं, हम कॉलर को कहेंगे कि अपने नए तर्कों के आधार पर बात को रखें, एक एक कॉलर बात को रिपीट ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मेरा नाम धीरेन्द्र मिश्रा है। हाँ। और मेरा ये कहना है कि ना तो सिर्फ साध्वी, हमें आर्थिक मदद प्रोवाइड करनी चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जिन्होंने इन्हें दोषी ठहराया है, उनसे ही पैसे वसूल करके इन्हें आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और इनकी रिहाई जल्द करनी चाहिए। इसके लिए आपके मीडिया के अलावा हमारे सोशल मीडिया से भी हमें इन्हें पूरा सपोर्ट दिया जाएगा और इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं इलाहाबाद से शुभम बोल रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि साध्वी प्रज्ञा, क्या कहते हैं, आज तक उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हमारे बापूजी, आसाराम जी बापूजी, उनके ऊपर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन क्या कहते हैं, ये आपके जितने बड़े बड़े आतंकवादी जिन्हें मालूम है कि पूरे उनके खिलाफ सबूत है, उन्हें बिरयानी दी जाती है, उनके खिलाफ पूरे A1 सुविधाएं, 5 स्टार सुविधाएं उपलब्ध है। और यहाँ साध्वी प्रज्ञा, जैसे आपने बताया कि क्या कहते हैं, बीमारी से जूझ रहे, कैंसर भी हो गया उन्हें, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा उनके। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। साध्वी प्रज्ञा को फिर ये निर्दोष होते हुए भी उसको जेल में रखा जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है क्या? क्यों नहीं कर पा रही है? तो फिर ये जो नेता तो हिंदू धर्म के लिए कह रहे हम ऐसा करें वैसा करें, तो ये निर्दोष होते हुए भी जेल में क्यों है? बिल्कुल, इसका जवाब शिवराज चौहान को भी देना चाहिए और उनके राज्य से ये है। और शुरू में उन्होंने कुछ रुचि दिखाने का प्रयास भी किया था, लेकिन मीडिया के दबाव में वो बात से पीछे हट गए थे। आइए हम कारणों पर नजर डालते कि आखिर हम आपको ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे, देख लीजिए। तुष्टीकरण। पिछली सरकार फितरत से ही तुष्टीकरण करने वाली सरकार थी। आतंक का सीधा संबंध इस्लाम से जुड़ रहा था और ये सवाल उठने लगा था कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। बेलगाम होते आतंकियों को लेकर सरकार खुद भी कटघरे में थी। आतंकवाद के मामलों में मुसलमानों की बढ़ती गिरफ्तारी से ये लोग भी यूपीए सरकार से सवाल कर रहे थे। इनको संतुष्ट करने के लिए यूपीए सरकार की ओर से भगवा आतंकवाद को खड़ा किया गया। साध्वी प्रज्ञा इसकी सहज शिकार बनी। जाल बुनकर उसे फंसाया गया और जोर शोर से पूरे देश को भगवा आतंकवाद का खतरा दिखाया गया। दमन की नीति। यूपीए सरकार हिंदुत्व धारा को आगे बढ़ाने वाली हर शक्ति के लिए दमन का चाबुक लेकर खड़ी थी। केसरिया रंग को बदनाम करने की साजिश लगातार होती रही। कभी बाबा रामदेव तो कभी आसाराम बापू इसके शिकार बनते रहे, तो कभी साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा पर तो यूपीए सरकार ने मानो बिजली ही गिरा दी। शारीरिक और मानसिक तौर पर उसे बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। उसने एक संत का जीवन अख्तियार कर रखा था, बावजूद इसके उसके साथ बुरा से बुरा सलूक किया गया। अंडे खाने पर मजबूर किए गए, अश्लील किताबें पढ़कर सुनाई गईं, अश्लील फिल्में दिखाने की कोशिश की गई। एसटीए खौफनाक भूमिका थी, दमन का खतरनाक हथियार। खौफ पैदा करने का इरादा।
यूपीए सरकार राष्ट्रवादी खेमों में खौफ पैदा करने के इरादे से लबरेज थी। साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित करके उसने साफ कर दिया था कि हिंदू संत और प्रचारक कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जब बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में सरकार को ललकारा तो बाबा पर पुलिस वालों से हमला करवा दिया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव को यह भी एहसास कराने की कोशिश की गई कि वे सुरक्षित नहीं है। संत आसाराम बापू को भी सलाखों के पीछे कर दिया गया और वे सारे स्कूल और आश्रम तोड़ डाले गए जिनमें हिंदू संस्कारों की शिक्षा दी जा रही थी। साध्वी प्रज्ञा को बुरी तरह से कुचलने की कोशिश की गई, वो भी आतंकवाद का आरोप लगाकर, ताकि सच्चाई के लिए आगे नहीं बढ़े। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, मैं पश्चिम बंगाल हावड़ा से संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। हाँ, आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का यह सबसे विकृत रूप देखा जा रहा है। शंकराचार्य को जेल में डालना, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी को परेशान करना, साध्वी प्रज्ञा की जो एक महिला है को बिना सबूत के ही जेल में रखना और प्रताड़ित करना। आज वैलेंटाइन डे का विरोध करने पर महिला आयोग जब इतना चित्कार करती है तो क्या आज महिला आयोग चुप क्यों है? बटाला हाउस के इनकाउंटर पर तथाकथित धर्मनिरपेक्षता रोने लगती है। चाहे सोनिया, ममता, अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय आदि धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, वहीं बटाला इनकाउंटर के बचे हुए अपराधी आज पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जो रॉ का एक रिपोर्ट है। पाकिस्तान रिटर्न नीतीश कुमार और उनके बंधुओं को इशरत जहां को बिहार की बेटी दिखती है। क्या साध्वी प्रज्ञा भारत की बेटी नहीं है? मोदी जी को कश्मीरी पंडितों को बसाने और बांग्लादेशियों को भगाने के पहले साध्वी प्रज्ञा को उचित सम्मान देकर जेल से निकालना चाहिए, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा भी उसी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है जो जिसकी बात मोदी करते रहे हैं। उन्हें उन राष्ट्रद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों को जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं उचित दंड मिलना चाहिए, जिसे साध्वी प्रज्ञा को बिना सबूत जेल से निकाला जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है? मैं जगदीश बोल रहा हूँ सर। हाँ, राजस्थान से हूँ, फिलहाल यूए से बोल रहा हूँ। सर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो मोदी सरकार आई है उस सरकार से सभी भारतीयों को एक उम्मीद है कि हर एक नागरिक जिस पर की आरोप साबित नहीं है और वो जेल में है, जैसे कि हमारी साध्वी प्रज्ञा जी हैं, उन सभी को ये सरकार सभी को बेल दिलवाएगी और जो लोग रियल में आरोपी हैं, जिन पर कोर्ट ने वारंट निकाल रखे हैं, उनको सबको गिरफ्तार करेगी और निष्पक्षता से उन पे कार्रवाई करके जेल में डालेगी। पिछली सरकारों तो सर राष्ट्रवादियों के खिलाफ ही रही हैं। इस मोदी सरकार से सब लोगों ने एक आस लगा रखी। मोदी सरकार से अपेक्षा है, लेकिन उनके सामने मुद्दा कोई रखे, बोले, देश की अपेक्षा इच्छा को बताए, तभी तो उनके भी ध्यान में आएगा। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सरकार के सामने भी इस मुद्दे को हमने बेझिझक कई बार उठाया है, और ना केवल सुदर्शन पे, दूसरे चैनल पर भी मैंने क्या बाइट दी थी वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन सुदर्शन पर तो हमने इस विषय को बार बार उठाया है, और अब समय आ गया है कि अगर निर्दोष व्यक्ति है, ऐसा सब कहते हैं, वो सारे व्यक्ति जो मोदी के समर्थक थे, तो मोदी के सत्ता में आने के बाद उनसे इस अपेक्षा को करना कतई गलत नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद भाई साहब। बोलिए। जिसदाई डाका बोल रहा हूँ, सीकर राजस्थान से। हाँ सुरेश जी भाई साहब, मेरा निवेदन ये है कि आपने भी बहुत अच्छी तरह से बताया कि वहाँ को आतंकवादी या आतंकवादी संगठन घोषित करना कांग्रेस या यूं समझिए कि ये नाटो या अमेरिका की या ब्रिटेन की साजिश थी। इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अंजाम, सीमानंद जैसे एजेंटों को बिठाया कि आप आरएसएस का नाम लगा दो, ताकि हम इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से बदनाम कर सकते हैं। मैं अजमेर ब्लास्ट में एक कोई पहले इन लोगों ने पकड़ा था, सरपत नागोरी था या अशरफ नागोरी था, कुछ था, उसके साथ में 20 लोगों को पकड़ा था। उसके बाद में हसीना मंडन ने कहा कि मैं और मेरे साथ में संघ के लोग थे। तो कम से कम मैं ये पूछना चाहता हूँ देश को कि पहले जो नागोरी को पकड़ा था वो गलत थे या हसीमानंद गलत था, या आपका ये जो कानून क्या बता रहा है? दूसरी बात रही साध्वी जी प्रज्ञा के साथ में, प्रज्ञा ठाकुर के साथ में इन्होंने इतने बेरहमी से गलत काम किया। एक हेमंत करकरे नाम का व्यक्ति था जिसको इन्होंने शहीद भी बताया, लेकिन उसने उसके साथ में इतने घिनौनी हरकत की थी कि साध्वी जी ने खुद कोर्ट को बताया था कि मेरे साथ में इस प्रकार की उसने हरकत की, और किसी का भी नहीं होगा। लेकिन मैं आज दावे से कहता हूँ, मेरा मानना है कि उसके शराब से जिन लोगों का पक्ष ले रहा था वो करकरे, उन्हीं लोगों के हाथ पे चढ़ गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
आगे मैं ये कह रहा हूँ कि साध्वी जी के साथ में जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा और जो अपने एटीएस या किस लोगों जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सजाए मौत दी जाए और तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन करा करके इन लोगों को पकड़ा जाए। और दूसरी बात है साध्वी जी का पूरा ट्रीटमेंट करवाया जाए। इतना ही मैं कहूंगा। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, क्या कहना है आपको? हेलो सुरेश जी। हाँ, मैं प्रज्ञा के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग सरदार लोग हैं तो कितने सालों से हम लोग गुलामी की अवस्था में जी रहे हैं। तो हमने हिंदू राष्ट्र के लिए कितनी कुर्बानियां की हैं हिंदुओं को बचाने के लिए सरदार लोगों ने। तो आज से समझ लीजिए कि 300 साल पहले भी हमारे गुरु का गला काट दिया गया था, दिल्ली में ही काट दिया गया था ना। ये दिल्ली सरकार ही थी ना जो आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। जिससे राज मिला है, जैसे मुगलों से मिला है, जो अंग्रेजों से मिला है, इन्होंने वही नीतियां अपनाई हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई आगे आएगा। जैसे अब अच्छे दिन आने वाले हैं तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि हमारे अच्छे दिन भले बाद में आए, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों के अच्छे दिन पहले आने चाहिए। हमारे अच्छे दिन उसके बगैर बिल्कुल अधूरे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में आपके सामने मुद्दा हम लेकर आए साध्वी प्रज्ञा का। आखिर साध्वी प्रज्ञा को न्याय कब मिलेगा और इस न्याय की पुकार सुदर्शन ने शुरू की है। और मोदी सरकार से अगर पहले किसी निर्णय की अपेक्षा है तो उन निर्णयों में ये निर्णय भी अपेक्षित है कि अन्याय के तौर पर जिनको जेल में रखा गया, केवल हिंदू आतंकवाद है वो दिखाने के लिए जिनको जेल में रखा गया, डाला गया और प्रताड़ित किया गया, ऐसे साध्वी को आखिर न्याय कब? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये साध्वी प्रज्ञा के साथ घोर अन्याय है। ये एक बिल्कुल ही निसहाय हो गई। उनका कोई भी उसको मदद नहीं कर पा रहा। कोई भी कोर्ट, कोई भी ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, कोई भी ऐसी संस्था नहीं बची देश के अंदर जो हम जैसे लोगों की इमोशंस को रिप्रेजेंट कर सके। उसको बेकार के अंदर जेल में उसको उसके जिंदगी के अनमोल साल खराब किए हैं अफसरों ने, गलत तरीके से फंसा करके। उसको कौन भरेगा? उसको कल को कोर्ट उसको बरी भी कर देता है। इन सबको डूब मरना चाहिए। ऐसे एक निसहाय औरत के साथ में ऐसी जुर्म करना ये कहाँ की है? कोई सारे कोर्ट चुप है, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे चुप हैं, सारे लीडर चुप हैं, सेक्युलर वाले चैनल चुप है सारे। ये इन सबको शर्म आनी चाहिए। वो अपने को आपको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेकर के इतने बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनको जरा भी अपने कर्तव्य का भान नहीं है, अपनी पोजीशन का भान नहीं है। कृपा करके बिल्कुल। आखिर अगर साध्वी जी को अब छोड़ा भी जाता है तो उनके जीवन के अनमोल 7 साल कौन वापस लाके देगा? वो उम्मीद, वो सब कुछ, उनकी जो शक्ति शरीर के अंदर थी, जो भारत माता और हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, सेवा के लिए, उसके लिए समाज को जागृत करने के लिए उनका जो समय योगदान होना था, उसकी भरपाई कौन करता? और उससे भी बड़ी बात, एक आखिर ऐसा कलंक जो है ही नहीं वो लगाने का जो प्रयास हुआ, उसके कारण होने वाली नुकसान की भरपाई कौन करता? इनके पीछे जो लोग हैं उनमें से कईयों को तो भगवान ने सजा दी है, लेकिन बचे हुए लोगों को और भी सजा होना बाकी है। वो सजा की भी मांग करना आज की समय की पुकार है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ जय हिंद। क्या कहना है? मैं सतीश श्रीवास्तव फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, अभी आपका साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में मैंने देखा, तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी दोषी लोग हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या एटीएस का अधिकारी हो, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और साध्वी प्रज्ञा सिंह को इमीडिएट एक्शन
तो उनको बाहर निकालना चाहिए और उनकी उचित ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। उनको ट्रीटमेंट के नाम पर जब भी कहीं पर्ची बनी तब भी ये कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहती है और इसलिए हमारी मर्यादा है, जेल या सरकार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़्यादा दे नहीं सकती, साध्वी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहाना बनाकर कई बार पर्ची तो उनके नाम की कटी, लेकिन कहा जाता है कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई। अगले कॉलर। जय हिंद। जी सर, सुरेश जी नमस्कार। बोलिए सर, मैं सुनील मिश्रा थाईलैंड से बोल रहा हूँ। हाँ। कहते हैं कि सर कानून अंधा होता है, लेकिन कानून अंधा नहीं होता है। हम लोग जो चुनाव में चुन करके नेताओं को भेजते हैं वो खुद लोग अंधे होते हैं। हमारे यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यूपी के एक नेताजी मुलायम जी कहते हैं कि मैं अपराधियों से केस वापस लूंगा। क्या उनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देते, सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं? सबसे पहले मैं आप इस अभियान के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप ऊंची से ऊंची आवाज में उठाएं, और हम सब हिंदू आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो भी प्रज्ञा जी है या आसाराम जी हम है, तो जब भी उठाते हैं अपनी पूरी ताकत से उठाते हैं, और हम जो भी करते हैं अपने पूरे मन लगन से करते हैं, तो ही मुद्दे को उठाते हैं। ये मुद्दा जब हम उठाए तो शब्दशाह किसी ऐसे मुद्दे को शब्द को नहीं टालेंगे जो कि कानून में फंसने का बहाना भर हो जाता है। हमारे लिए मुद्दे को न्याय जरूरी है। भले हमारे ऊपर अन्याय हुआ तो चलेगा, लेकिन हम मुद्दे को पूरा न्याय देते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो, क्या कहना है आपको? सुरेश जी, बहन प्रज्ञा निर्दोष है, उसको तो मोदी जी को इस बारे में मालूम है। बहन प्रज्ञा जेल में है। मोदी जी को अभी शपथ लेने से पहले बहन प्रज्ञा को जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। उसी में हम लोग हिंदुओं की इज्जत है। बिल्कुल, और हम आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी देश की इस भावनाओं को समझेंगे। आइए हम जरा परिणामों पे भी नजर डाल देते हैं कि क्या परिणाम होंगे, देख लीजिए। सांस्कृतिक हमला। हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने वाली हर चीज पर हमले हुए। स्थापित संतों को मुकदमों में फंसाया गया। उन पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र करने के आरोप लगाए गए और उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया गया। हिंदू संस्कृति का मजाक बनाने के लिए संतों को हर तरह से बदनाम किया गया। उनके खिलाफ प्रचार की आंधी भी चलती रही। चीख चीख कर उन्हें हिंसक और सभ्यता विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि अखबारों, पत्र पत्रिकाओं सहित इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में भी उनके खिलाफ प्रचार की आंधी चलती रही। अमानवीय गिरफ्तारी। राष्ट्रवादी शक्तियों को कुचलने की जिद में तमाम कायदे और कानूनों को भी ताक पर रख दिया गया। साध्वी प्रज्ञा को पहले तो सहयोग करने के नाम पर मुंबई बुलाया गया और फिर उसे गुप्त रूप से हिरासत में लिया गया। भारतीय संविधान में एक कैदी को भी कुछ हक दिए गए हैं, उसे इंसान समझा गया है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। शुरुआती दौर में एक कैदी के तौर पर उसे दर्ज ही नहीं किया गया, बस एटीएस उनके साथ मनमाना व्यवहार करती रही। मानव को लेकर बनाए गए तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं। साध्वी प्रज्ञा तो एक महिला भी थी। किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। सारे मापदंडों को ताक पर रखकर साध्वी प्रज्ञा के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। हद से ज्यादा यातनाएं, अवैध हिरासत में उसे महीनों रखा गया और उस पर बेइंतहा जुल्म किए गए। उसके साथ महिला पुलिस अधिकारी को भी रखने की जरूरत महसूस नहीं की गई। अवैध हिरासत में उसकी लगातार पिटाई होती रही। उसके शरीर के कई अंग खराब हो गए। इलाज के लिए उसे अस्पताल तो भेजा गया, पर्ची तो बनाई गई, लेकिन डॉक्टरों को उससे दूर ही रखा गया। एटीएस की मार से उपजी बीमारी से वह तिल तिल कर मरने लगी। मानसिक तौर पर भी उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। सारे प्रकार से मानसिक तौर पर उनको तोड़कर उनके मुंह से एक शब्द उगलवाना था कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है। बड़े बड़े सुरमा, ये कहा जाता है कि बड़े बड़े सुरमा पुलिस के डंडे के सामने गलत बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं और पुलिस का एजेंडा सेट हो जाता है। लेकिन यहाँ साध्वी प्रज्ञा ने ना केवल इतने सालों तक जुल्म सहा, बल्कि इतना जुल्म सहने के बावजूद भी हिंदू धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अपनी संलिप्तता, सम्मिलित होने की अगर वो हाँ भी इतना एक शब्द भी कहती तो भी कितनी बदनामी इस धर्म की होती वो जानती है। इसलिए उन्होंने सारी यातनाएं भोगी, लेकिन हाँ नहीं कहा, क्योंकि जो किया ही नहीं था ऐसे चीज के लिए हाँ कहने का सवाल ही नहीं उठता है। अगले कॉलर। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम चौहान सर। बोलिए सर। साध्वी, जो साध्वी के ऊपर आ रहा है कार्यक्रम, इसमें क्या
हिंदू समाज दोषी नहीं है, आज 7 साल से बंद है, हिंदू समाज कुछ कर नहीं रहा है, इसमें जानते हैं हम सभी दोषी हैं, सिर्फ नेता नहीं दोषी हैं। और सबसे बड़ा दोषी है समाज का तीसरा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं। आज तक कोई भी मीडिया इन बातों को समाज तक नहीं ले गया। अगर मीडिया एक बार सारे चैनल जो होते हैं सारे चैनल दिखा दें और सारे न्यूज चैनल जो ए ग्रेड के चैनल वो दिखाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम कम इस तरह की मुद्दों को आप उठाते हैं। देखिए हमारा हिंदू समाज जो है उनमें बहुत प्रतिभा है, कुछ भी बदलने की क्षमता है, लेकिन उसको लीडरशिप की कमी है। मोदी जी अपने बातों को समाज में रखे और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। जाति धर्म संप्रदाय छूट के उनको वोट मिला क्योंकि उन्होंने अपने बातों को रखा। उसी तरह का क्या हिंदू शिवसेना, हिंदू जितने भी हिंदू समाज के अगुवा नेता है, क्या इस तरह कोई लीडर नहीं है जो समाज में इन बातों को रखे और एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए और समाज सभी लोग रोड पे उतरे। सबसे बड़ी बात है। और समाज की स्थिति डॉक्टर जाकिर, कुरैशी, इन लोगों का कोई दिखाता नहीं है। अगर इन लोगों को मीडिया का हाईलाइट बना दिया जाए, गिरिराज सिंह एक बार स्टेटमेंट देते हैं कि जो मोदी का विरोधी हो पाकिस्तान चला जाए उसको मुख्य समाचार बना दिया जाता है। राहुल वही बाबा रामदेव बाबा का मुख्य समाचार बना। इन लोगों की स्टेटमेंट का कोई समाचार नहीं। जो हिंदुत्व को गाली देते हैं, भारत माता को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जनता को गाली देते हैं, अगर इनको समाज के सामने सही तरह से उतारा जाए तो हमारे हिंदू सभ्यता और हमारे हिंदू लोगों में इतना कमजोर नहीं है, लेकिन लीडरशिप की कमी है। मीडिया के तीसरे स्तंभ को पहले तो आपको बार बार धन्यवाद। और तीसरे स्तंभ से मेरा आग्रह है कि सब कुछ करो। आप भी बिजनेस करने के लिए बैठे हो, बिजनेस करो, लेकिन हिंदुत्व पे जब आ जाए उस समय सारा, क्योंकि हमारा देश है, हम हैं तब हम सब कुछ है। हिंदुत्व के समय कोई समझौता नहीं करो। इन सब बातों को एक बार मुख्य चैनलों पे चलवा दिया जाए, देखिए जागरूकता किस तरह आती है। और कोई कोर्ट, कोई कानून, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मोदी जी कौन चैनल चलाएगा ये तो हमको पता नहीं, हम जरूर चलाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी, हाँ जी, जय हिंद सर, जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब। इतनी ढुलमुल प्रतिक्रिया मध्य मैं दर्शकों का कहता हूं कि जिस जोश के साथ हम इस कार्यक्रम को पेश करते हैं, आपकी तरफ से भी जब कॉल कनेक्ट होता तो अपेक्षा यही है कि आप ऐसे विषयों में कम से कम पूरे जोश के साथ बात को करें। आखिर आप जिस कार्यक्रम में कॉल लगा रहे हैं उसका नाम बिंदास बोले, ये भी ना भूले। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलो। बोलिए। हाँ जिस तरह आप साध्वी जी की बात कर रहे हो उसी तरह पर मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ था। उन लोग जो वो लोग जो अभी तक 8 साल से जेलों में बंद है, उसके बारे में आप बोलिए ना टीवी पे। बिल्कुल, हम सब के बारे में बोलते हैं, जो भी न्याय की जिनको जरूरत है और जिनको अन्याय की तरफ फंसाया गया है। साध्वी तो उनका प्रतीक है। साध्वी एक ऐसा प्रतीक है जिस प्रतीक के तौर पर अगर हम उनको पेश करते हैं तो उनके साथ तमाम जो लोग हैं वो लोग भी आते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ, मैं कच्छ गुजरात से परमार राहुल बोल रहा हूँ। हाँ, और ये देखा रहे हैं टीवी में कि साध्वी प्रज्ञा जी को बदनाम कर रहे हैं। तो हाँ, जल्द से जल्द और मैं मोदी जी से यही प्रयत्न विनती कर रहा हूँ कि ये साध्वी प्रज्ञा जी और संत श्री आश्रम बापू जी को जल्द से जल्द रिहा करे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। है ये जो संतों को सताने वाली है कांग्रेस सरकार ने, ये इसका तो तेज और बल दोनों क्या है अभी इलेक्शन के बाद। अभी क्या बंद जाने की तैयारी में है वो लोग, अभी इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें सुधर जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि संतों को सताने से ही आज ये हार हुआ है। वो लोग मंथन कर रहे हैं कि क्यों हार हुआ, लेकिन इसका असली कारण है संतों को सताना। वो उन्हें समझ जाना चाहिए और मोदी सरकार तुरंत वो साध्वी प्रज्ञा और बापू जी को रिहा करवाए, यही हमारी विनती है। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। साहब, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को सलाम करता हूँ। सारी पेड मीडिया एक तरफ और सुदर्शन न्यूज एक तरफ। बहुत अहम मुद्दा है ये जो आपने उठाया है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश के राजनेताओं की घटिया सियासत के कारण
साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जेल में बंद है वो। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दागी और भ्रष्ट होते हुए भी सांसद में जा रहे हैं। जब तक देश के कानून निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के काम नहीं करेगा, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। हाँ, अब हमारे देश की सरकार और भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि साध्वी प्रज्ञा जी की जल्दी रिहाई हो और वो बाइज्जत जेल से रिहा होकर हमारे बीच हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे साध्वी प्रज्ञा पे आरोप लगाए गए हैं, ऐसे ही इन्होंने पहले जयनेन्द्र सरस्वती, केशवानंद, नित्यानंद स्वामी, जगत गुरु कृपालू जी महाराज, आसाराम जी बापू, इन सब पे भी आरोप लगाए, लेकिन किसी पर भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। ये भारतीय संतों के खिलाफ ही क्यों पीछे इनके पड़े हुए हैं और इन पर ही आरोप क्यों लगाते हैं। मैं तो मोदी जी से गुजारिश करूंगी कि अगर उनको भारत संविधान में आने से पहले शपथ ग्रहण करनी होती है और वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि शपथ ग्रहण करते ही वो सबसे पहले जो भारत का काम है, सबसे पहले और सबसे बड़ा काम है, इन संतों को रिहाई दें। और ऐसा इनका प्रचार हो कि जितना इनके खिलाफ इन्होंने गलत उगला है, उतना ही हर देश के हर नागरिक तक, पूरे विश्व के नागरिक तक इनकी सच्चाई भी पहुंचे। ये भारत के ऐसे स्तंभ बन के खड़े हों कि इनके आगे फिर कभी कोई आ ना पाए। और जैसे इन पे आरोप लगाया जा रहा है 3rd डिग्री का, इनको टॉर्चर किया गया कि ये कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी गलत कहें ये कि हमने किया है, झूठ बोलेंगे लोग। ऐसे ही जिन्होंने ये किया है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो दिग्विजय हो, मैं तो कहूंगी कि एक बार उन्हें भी जेल में लाया जाए ना, एक बार उनको भी इस तरह से 3rd डिग्री से टॉर्चर किया जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वो सच उगलेंगे और जरूर उगलेंगे। मैं ये निवेदन करूंगी मोदी जी से कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के जज तक बिके हुए हैं हमारे देश में। ऐसा देश है हमारा कि न्याय के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बची है। कैसा देश है हमारा। मेरी तो गुजारिश है कि सबको एक बार जेल में लाया जाए और इनको 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाए, ताकि इनको पता चले कि दर्द क्या होता है। एक बार इन्हें दर्द दिया जाएगा, तब इनको महसूस होगा कि संत क्यों बर्दाश्त करते हैं, उनमें कितनी सहन शक्ति है। ये सब कुछ दिखाया जाना चाहिए टीवी पर। और ना केवल जज और न्याय व्यवस्था भ्रष्ट होने की बात हमारी ये कॉलर कह रही है, बल्कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायरमेंट के बाद भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, वकील उठा चुके हैं, इससे जुड़े हुए लोग उठा चुके हैं कि व्यवस्था कितनी भ्रष्ट है। आइए एक हम मीडिया बाइट आपको दिखाते हैं कि साध्वी प्रज्ञा जी क्या कहती है। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से हम अभी आवाज़ नहीं आपको सुना पा रहे हैं। हम आवाज़ के साथ थोड़ी देर में इसको दोबारा सुनाएंगे। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल छा रही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, साध्वी प्रज्ञा की रिहाई आखिर कब। आइए एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि साध्वी प्रज्ञा जी आखिर क्या कहती है, देख लीजिए। ये वीडियो आपके सामने YouTube पर भी उपलब्ध है, जिसको कोई भी देख सकता है। ये उन्हीं लोगों को आतंकित करता है जो राष्ट्रद्रोही हैं, पापी हैं, अनाचारी हैं, अत्याचारी है और कांग्रेस आतंकवादी है। ये कांग्रेस आतंकवादियों के लिए ये मेरा भगवा रंग पर्याप्त है, जिससे वो भयभीत है। किसी भी आतंकवादी को आतंकित करने वाला ये भगवा रंग है। ये आज से नहीं, जब से हमारा देश है, जब से ये पृथ्वी है, तब से ये भगवा त्याग का प्रतीक है। ये और ये अग्नि वस्त्र होते हैं। ये जो भगवा है ये अग्नि का प्रतीक है। इस अग्नि में हमेशा पापाचारी, अनाचारी, अत्याचारी, पाप, अनाचार और अत्याचार और भ्रष्टाचार और आतंकवाद जलकर भस्म हुए हैं। इसलिए ये ऐसे नहीं घबराकर बोलते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम बार बार लेते हैं, क्योंकि ये आतंकित खुद हैं भगवा से। इसलिए वो आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि अपना पाप दूसरों पर डालना ये कांग्रेस की पहले से नीति रही है। केंद्रीय सचिव हो या ये अपना शिंदे हो,
जब इनको सत्ता करना नहीं आता, इनको अपनी भारतीय संस्कृति का नहीं ज्ञान, इनको राष्ट्रवादिता का नहीं ज्ञान, तो ये क्या कहेंगे? इनको इतना एहसास नहीं है। ये कांग्रेस की पार्टी में सम्मिलित ही होने लायक थे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी कभी देशभक्त नहीं बन पाई है। ये तो चोर हैं जो हमारे देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विलुप्त की गई पार्टी को भी अपना हथिया कर बैठे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारे किस बयान से हमारे देश को आघात लगेगा। इनके शिंदे के, ये दिग्विजय के, दिग्भ्रमित के इस प्रकार के बयान से हमारे देश को आघात लगा है, और जिसके बयान से हमारे देश को आघात लगता है उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही, उससे बड़ा आतंकवादी, उससे बड़ा पापाचारी और उससे बड़ा विदेशी आतंकवादी कोई नहीं हो सकता। क्या आप ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। क्या कारण है? जब तक इनके रंग में आतंकवाद रंगा हुआ था, इनके मुंह से कभी बात नहीं निकली, और आज जब हमारे देश के राष्ट्रभक्त तैयार हो गए, खड़े हो गए और इस बात के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि जब हमारे देश में किसी प्रकार का आतंक होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, और हमारी जनता जागृत हो गई है देश की, देशभक्त तैयार हो गए हैं, जाग गए हैं, तो इनको ये आतंकित होने लगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह एक सशरीर हैं, वो अगर मर भी जाती है तो एक साध्वी नहीं, कितनी साध्वियां राष्ट्रभक्त खड़ी हो जाएंगी। ये हमेशा आतंकवादी जो हैं, कांग्रेसी आतंकवादी, ये हमेशा हमारे नाम से, इस भगवा के नाम रोते रहेंगे। और जिस दिन इनको यहाँ से मार कर भगाया जाएगा, जिस दिन इनको असलियत पर जनता ला देगी, सत्ता। ये और भी लंबा वीडियो है, इसको आप YouTube पर देख सकते हैं। ये उनके कैद होने के दौरान, कई पेशी के दौरान किसी ने लिया हुआ है, और ये वीडियो हमने आपके सामने दिखाया है। देश के किसी भी चैनल पर इस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा, इस मुद्दे को तो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए मुद्दा कम्युनल है। आतंकवाद की बात करते समय हिंदू आतंकवाद की बात आती है तो हिंदू आतंकवाद को भगवा आतंकवाद कहकर पेश करने वाले चैनल साध्वी प्रज्ञा के ऊपर क्यों नहीं बोलते? ये आप भी करिए। आप भी जिस चैनल का दर्शक हो, जिस चैनल या पेपर का आपका सब्सक्रिप्शन है, उनके नंबरों पर फोन करिए और पूछिए कि सुदर्शन न्यूज अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो आपका चैनल क्यों नहीं उठा रहा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे जो दिल्ली में हजार तरह की महिला संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है, मतलब कि वो कभी आज तक साध्वी प्रज्ञा के मामले में आवाज तक नहीं उठाया। लेकिन अगर कोई और गैर मुस्लिम लड़की को कुछ हुआ होगा तो पूरा देश जान गया होगा, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? यही तो हमारा सवाल है। आखिर किसी कॉलर ने थोड़ी देर पहले कहा था ह्यूमन राइट, जो मानवीय हक आयोग है वो क्या कर रहा है, लेकिन ह्यूमन राइट का काम आतंकवादियों के लिए है। अगर कहीं पर हमारे जवान शहीद होते हैं, पुलिस वाले शहीद होते हैं, आर्मी के जवान शहीद होते हैं, तो उनको मारने वाला आतंकवादी जब पुलिस पकड़ती है तब उसके अधिकार जानने के लिए, उसको अधिकार देने के लिए, उसका संरक्षण देने के लिए, उसको बचाने के लिए ह्यूमन राइट वाले आगे आते हैं। लेकिन वो कभी भी आर्मी के किसी जवान के लिए, पुलिस के किसी सिपाही के लिए या हिंदू साधु संतों के लिए आगे नहीं आए हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि आखिर ये संस्था इस देश में सचमुच में मानव अधिकारों के लिए काम करती हैं या विदेशी षड्यंत्रों के तहत यहाँ पर आरोपियों को बचाने के लिए काम करती हैं। अगले कॉलर। सुरेश जी, बोलिए। जय हिंद। मैं मुकुल शुक्ला बोल रहा हूँ, हाँ, मुंबई से। हाँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में सोशल मीडिया के जरिए से सारा भारत, सारा विश्व जानता है कि हिंदू आतंकवाद के नाम पर उन्हें शिकार बनाया गया है, और इसकी सजा कांग्रेस को वैसे ही मिली है इस इलेक्शन में, साधु संतों को परेशान करने के कारण। और उन्होंने जिस तरीके से ये आतंकवादियों का पोषण किया और निर्दोषों को प्रताड़ित किया, उसकी वजह से उन्हें पूरी तरीके से अपना पूरा का पूरा साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा है। और आप देखिए कि साध्वी प्रज्ञा को इलाज के लिए इन्होंने एक दिन भी जेल से बाहर नहीं छोड़ा, जबकि आयुर्वेद का ही इलाज कराने के लिए मदनी जैसे आतंकवादी को इन्होंने केरल में ले जाकर के उसका ट्रीटमेंट कराया। कसाब और अफजल गुरु जैसे लोगों को खीर, बिरयानी जो वो मांगते थे दे रहे थे, यहाँ तक कि इलाज भी कराते थे।
और साध्वी प्रज्ञा को कैंसर जैसा रोग तक करवा दिया इन लोगों ने, और आज भी आतंकवादी खुले घूम रहे हैं और राष्ट्रभक्तों के लिए ये समस्या बने हुए हैं ये कांग्रेसी। और इनके अभी भी जहां पर भी इनका राज चल रहा है वहां ये समस्याएं बनी ही हुई हैं। तो अब जरूरत ये है कि मोदी जी तो इस पर त्वरित कार्रवाई करें ही, और ये मध्य प्रदेश का मामला है तो क्यों नहीं शिवराज सिंह जी भी इस पर एक्शन लेते हैं तुरंत, क्योंकि अब तो केंद्र में भी उनकी सरकार है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता उनको छोड़ने से साध्वी प्रज्ञा को, क्योंकि आज तक कोई केस कोर्ट में बना ही नहीं है। अगर कोर्ट में ले जा करके ये 2 मिनट में चाहे तो उन्हें छोड़ सकते हैं। और अब ये बहुत अन्याय हो गया है हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, और अब इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपने जो मुहिम चलाई है, हम लोग तो इसके साथ हैं ही, साथ में और भी लोगों को आगे आना पड़ेगा और बीजेपी को तो खास करके अब इस मुद्दे को अपनी तरफ से उठाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। हम जरा उपाय पे नजर डाल देते हैं, देख लीजिए। सम्मान पूर्वक रिहाई। साध्वी प्रज्ञा ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, आत्मा और शरीर भी। राष्ट्र प्रेम को लेकर उसकी आत्मा शुद्ध थी, अपना हर सांस उसने राष्ट्र को दिया है। वतन परस्ती की जागती प्रतिमा है साध्वी प्रज्ञा। दिन रात वो राष्ट्र सेवा में लगी रही, अपना घर छोड़कर एक सन्यासी बनकर। राष्ट्र सेवा के लिए उसने सन्यास ले लिया था। दिन रात पैदल चलती थी, अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। उसके दिल में तो बस देशभक्ति का लौ जल रहा था, राष्ट्र ही उसके लिए सब कुछ था। राष्ट्र आराधना में ही लगी रहती थी साध्वी प्रज्ञा। उसकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र बसा हुआ था। यूपीए सरकार की सारी मशीनरी उस पर कहर बनकर टूटी। आत्मा से लेकर शरीर तक को रौंदने की कोशिश को साध्वी प्रज्ञा ने बड़ी बहादुरी से सहती रही हैं। सम्मान पूर्वक रिहाई की हकदार तो वो है ही। पूरी देखभाल। जालिमों ने कई बार साध्वी प्रज्ञा को मार मार कर अधमरा कर दिया था। महीनों उसकी पिटाई होती रही, और वो भी पूरे वहशियाना अंदाज में। 3rd डिग्री टॉर्चर से वो कई बार गुजरी। इस बीच उसे कैंसर भी हो गया। उसके शरीर के कई हिस्से नाकाम हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से बेड से उठ पाती हैं वो। चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे सुकून की जरूरत है, अच्छी नींद की जरूरत है, उसकी अच्छी देखभाल की जरूरत है। बेहतर ढंग से उसकी देखभाल की जानी चाहिए। उसकी डॉक्टरी इलाज की पर्ची तो कटती रही है, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ है। डॉक्टरों से दूर रखा गया है उसे। उसकी देखभाल उसी के अनुसार की जानी चाहिए। देश के बेहतरीन डॉक्टरों की एक टीम को उनकी देखभाल में लगाना चाहिए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। साध्वी प्रज्ञा राष्ट्र के लिए लंबी यातना सहने वाली शायद पहली शख्स हैं। इसकी यातना की मियाद शहीद आजम भगत सिंह की यातना की मियाद से भी अधिक रही। भगत सिंह को तो गोरों के हाथों यातना मिली थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को अपने ही मुल्क के लोगों के हाथों असीम यातनाएं सहनी पड़ी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने देश को बेइंतहा प्यार किया था। यकीनन भगत सिंह भी साध्वी प्रज्ञा की साहस और यातना सहने की क्षमता के सामने नतमस्तक होते हैं। यूपीए सरकार के किए गलतियों को दुरुस्त करते हुए साध्वी प्रज्ञा को वीरता पुरस्कार सम्मानित किया जाना। ये वीरता पुरस्कार की बात इसलिए क्योंकि इसके पीछे धर्म की, यहाँ के जमीन से जुड़े हुए संस्कृति की रक्षा की बात है। साध्वी प्रज्ञा खुद को बचाने के लिए भी अगर गुनाह कबूल कर लेती तो ये देश, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म डूब जाता। लेकिन साध्वी ने ऐसा नहीं किया। इससे बड़ी वीरता, इससे बड़ा शौर्य आखिर क्या हो सकता है? आइए कुछ वीडियो मैसेज भी देख लेते हैं। साध्वी प्रज्ञा को जब एनआईए ने क्लीन चिट दे दिया, इसका मतलब कि वो निर्दोष है, इनोसेंट है। अगर इनोसेंट है तो उनकी रिहाई इमीडिएट होना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा जी को बेल भी हो चुकी है, जमानत दे दी गई है, लेकिन एक हिंदुत्ववादी, हिंदू कास्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, लेकिन बेल हो जाने के बाद भी उसे रिहाई नहीं मिल रही है। ये ठीक बात नहीं है। बम धमाके के केसेस को लेकर के सरकार बहुत अच्छे से एक एक पल की न्यूज़ इनको पता रहती है, क्या हो रहा केस में, कहाँ तक कौन सी बात पहुँची है। तो जब इनको पता है कि वो निर्दोष साबित हो चुकी है तो इनको छोड़ देना चाहिए था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो सर, मैं कर्नाटक के शिवमोगा, कर्नाटक दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से कर्नाटक के शिवमोगा जिला से बोल रहा हूँ। शरद कुमार मेरा नाम है। हाँ। सर जी, ये जो है ना, ये जो लोग प्रज्ञा सिंह जी जैसे हिंदू संत, साधु संतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सरकारी आडಳಿತ
आडलित यंत्र उपयोग करके जुर्म कर रहे हैं, उन सब लोगों के ऊपर दिग्विजय सिंह हो या सुशील कुमार शिंदे हो और सोनिया के उसके टीम हो, ऑस्कर फर्नांडिस, उन लोग सब लोगों के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए। एक रिटायर्ड जज को लगा के एक अच्छा सा इंक्वायरी कमीशन बिठाकर उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। ये मेरा वाद है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं जयपुर से प्रेम प्रकाश कटारा बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी बोल रहे हैं सर। क्या कहना है आपको? मेरे को ये कहना है, साध्वी जी के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत हुआ है। अब जो हमारी सरकार ने इनको फंसाया था वो समय इनको वापस मिल सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये चीज वापस नहीं मिल सकती ना इनको। बिल्कुल। हमारे हिंदुओं के लिए तो जेल हो जाती है, अगर जो कोई आतंकवादी है उसको खुला छोड़ देते हैं हमारी सरकार। धन्यवाद। हमने आज आपके सामने इस मुद्दे को उठाया। आखिर एक ऐसा मुद्दा, साध्वी की उम्र देखिए, कॉलेज में वो एबीवीपी का काम करती थी, स्टूडेंट लीडर थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ का कलेक्टर साध्वी प्रज्ञा के ऊपर व्यक्तिगत प्रभावित था और उसने उनको शादी का ऑफर भी किया था। कलेक्टर जैसे व्यक्ति से शादी का ऑफर पाने के बाद लड़कियाँ तो सब कुछ भूलकर हाँ कह सकती है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने उनको कहा कि आप मेरे भाई जैसे हैं और मेरा जीवन का रास्ता राष्ट्र और धर्म सेवा में जाता है, मुझे पारिवारिक सुख की कोई अपेक्षा नहीं है और इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे काम करना है, धर्म का काम करना है। उन्होंने कुंभ में जाके संन्यास ले लिया। संन्यास दीक्षा के बाद भगवे वस्त्र धारण कर लिए, गली गली मोहल्ले गांव शहर घूमती रही और धर्म के जागृत के प्रवचन देती रही। साध्वी के तमाम विभिन्न चेहरे आपने थोड़े 1 घंटे के कार्यक्रम में कई बार देखे होंगे। जब वो अरेस्ट होने के पहले के उनके चेहरे के ऊपर का तेज, उनकी शारीरिक स्थिति और उसके बाद बिगड़ती स्थिति को आपने देखा। आखिर आपको क्या लगा? और ये केवल एक व्यक्ति के ऊपर हुआ मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है, एक हिंदू समाज के प्रतिनिधि के ऊपर हुआ प्रातिनिधिक मुद्दा है और इसलिए हमने आपके सामने इस मुद्दे को उठाया। आप सबने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को हम साथ दिया, इसका लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन ये मुद्दा इस कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया में, आपसी चर्चा में, आपके जिन सांसदों को आपने वोट देकर चुनकर भेजा है उन तक भी आपने इस मुद्दे को उठाना चाहिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर इसको जारी रखना चाहिए और तभी साध्वी प्रज्ञा जब तक बाहर नहीं आती तब तक आप उनके लिए मुहिम चलाते रहिए। आज के लिए इतना है। जय हिंद।